हे गाइस, वेलकम इन अवर चैनल किट। सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शिवम। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला लेक्चर जिसका नाम है वेक्टर। सो गाइस, तो वेक्टर इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है? मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर में हमने पढ़ रखा है अभी तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन। तो ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये कौन सा सीरीज चल रहा है? बेसिक मैथमेटिक्स का, यानी कि मैथमेटिकल टूल्स का हमारी सीरीज चल रही है। इसमें ये आखिरी लेक्चर है वेक्टर। तो गाइस, तो वेक्टर को पढ़ने के लिए अब हम क्या क्या है वेक्टर में, पढ़ना क्या है वेक्टर में, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो गाइस, तो आज तक हमने कोई वेक्टर पढ़ नहीं रखा है। 11th में आते आते हमको ये नया चीज मिल गया है वेक्टर। ये वेक्टर होता क्या है? वेक्टर आया कहाँ से? वेक्टर के टाइप्स, वेक्टर के बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और भी बहुत तरीके के हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और भी बहुत तरीके के इसमें टॉपिक्स है। तो उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, तो आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको इस लेक्चर का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी जितने प्रीवियस लेक्चर हमारे हो चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, आपको उसके भी सारे लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। सो गाइस, तो कॉपी पेन निकाल लें और हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चले। सो गाइस, तो लेट्स, तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो गाइस देखिए, वेक्टर को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्वांटिटी। तो देखिए बस, क्वांटिटी को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिजिक्स का हम चैप्टर पढ़े थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसमें क्वांटिटी देख के तब आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहले क्वांटिटी देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद से आप आइए तो उसमें आपको पता चलेगा स्केलर क्वांटिटी और फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के ही टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और होता है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो देखिए these are those quantities which has magnitude but no direction। इनके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। देखिए मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी एक वैल्यू दैट मीन्स कि कहें हम 4 एक वैल्यू है, यस वैल्यू है। 6 एक वैल्यू है, जी हाँ वैल्यू है। तो इस तरीके से वैल्यू ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वैल्यू इसको कहा जाता है। और देखिए मैग्नीट्यूड को इसका एक और नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है? मॉड्यूलस कहा जाता है इसको मॉड भी कहा जाता है। तो गाइस, तो इसके मैग्नीट्यूड की दो नाम भी है और इसको कहते हैं वैल्यू कहा जाता है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इतना हमको पता चल गया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लें तो डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, मास, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, इतने सारे इसके एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखिए आगे देखा जाए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो देखिए these are those quantity which has magnitude as well as direction। देखिए तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड, उसके साथ ही साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखे तो डिस्प्लेसमेंट, फिर देखा जाए तो वेलोसिटी, फिर देखा जाए एक्सेलरेशन, फिर क्या है? फोर्स, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। देखिए तो हम एक को लेकर पहले समझते हैं फोर्स। तो देखिए फोर्स, अगर हम कोई भी एक चीज को अगर हम कोई भी एक फोर्स लगा रहे हैं तो किसी डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, बिना डायरेक्शन के फोर्स थोड़ी नहीं लग सकता है। तो गाइस इस तरीके से इसमें हमको डायरेक्शन भी गिवन होता है। इसलिए वेक्टर को क्या कहा जाता है कि इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। जब फोर्स लगेगा तो कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? तो जितना न्यूटन का, अगर मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो देखिए 10 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है तो ये 10 क्या है? ये है क्या? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है। और किधर लग रहा है फोर्स? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो किधर लग रहा है? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड हमारा हो जाएगा डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी इसे ही होता है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एरो साइन से, यानी कि इसको इस साइन से एरो लगा के तब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए अगर हम लिखे वेक्टर ए बी,
देखिए ये हमारा है वेक्टर ए बी। देखिए इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए ए बी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। अगर देखिए अगर कोई मान लीजिए अगर कोई लिख रहा है इस तरीके से उल्टा वेक्टर बना के, तो उल्टा वेक्टर बना के अगर लिखे कोई यहाँ ए और बी, तो क्या इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा अगर इस तरीके से कोई लिखेगा, अगर इसका वेक्टर बनाएगा कोई इस तरीके से, ये क्या ये सही होगा, नहीं ये बिल्कुल गलत होगा। इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। आप भूल कर भी ऐसे मत लिखिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। देखिए इसको हम अगर ये वेक्टर इस तरीके से भी दिया है, तो देखिए ये इस तरीके से दिया है ए बी, इसको हम लिखेंगे क्या चीज बी ए, और इसका साइन इस तरीके से निकाल दिया जाएगा, इसका साइन इस तरीके से तब होगा, तब जाके ये क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके से हमारे ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ये हमारा खत्म हो गया। अब देखिए गाइस, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आप पहले इसको उतार लीजिए और लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने तरह के वेक्टर होते हैं। तो देखिए सबसे पहला है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या कहते हैं, देखिए इट गिव्स द पोजीशन विथ ऑरिजिन, यानी कि ये कोई भी वेक्टर जो होगा पोजीशन वेक्टर, इसके जो वेक्टर होंगे ये क्या देंगे, पोजीशन देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है, अगर मान लीजिए हमारा एक इधर एक वेक्टर दिया है और एक ये वेक्टर दिया है, तो ये मान लीजिए हमारा एक वेक्टर ये है और ये एक हमारा इधर एक वेक्टर दिया है, ठीक है गाइस। तो देखिए ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में देगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये देगा, हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हमको पोजीशन बताएगा कि वेक्टर का पोजीशन क्या है। इसी तरीके से अगर हम देखें इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, तो इसमें क्या होता है, चेंज पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या होगा, किसी वेक्टर का पोजीशन चेंज हो रहा होगा इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के जितने टाइम दिया होगा उसी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वेक्टर का, तो उसी क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आगे देखिए पोलर वेक्टर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट, उसके पास से कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक बॉक्स दिया है, अगर हम इधर से फोर्स लगा दे रहे हैं तो यहाँ इसको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तो इसका इनिशियल पॉइंट मिल गया, यानी कि यहाँ से ये चालू हो गया, इसका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है, तो इसको क्या कहेंगे, हम पोलर वेक्टर कहेंगे। इसी तरीके से एक्सियल वेक्टर क्या होता है, हैविंग रोटेशनल इफेक्ट। अब देखिए जिसके पास भी रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हम एक्सियल इफेक्ट। इसको हम 5th और 6th चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स के रोटेशनल मोशन में, उसमें हमको पढ़ने को मिलेगा। टॉर्क हो गया और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हो गए, उसके बारे में हमको वहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ पे हम इसको हम स्पेसिफिकली वहीं पढ़ेंगे। अगर देखा जाए इक्वल वेक्टर, देखिए जब कोई दो वेक्टर दिए गए हो, दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर ए, ये दोनों क्या दिया है, इक्वल दिया है, इसलिए ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे। अब देखिए मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, तो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर। वेक्टर के लेंथ को ही क्या कहा जाता है, मॉड्यूलस कहा जाता है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, देखिए दो ऐसे साइन लगा के बीच में कोई भी वेक्टर लिखा जाता है, तो इसी तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। देखिए गाइस, वेक्टर ए भी दिया है, इसको बाहर लगा देंगे तो इसी से मॉड लगा के इसको डिनोट कर दिया जाता है। आगे देखा जाए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए कोई भी वेक्टर दिया है, अगर ये इक्वल वेक्टर है, अगर इसको हम अपोजिट कर देंगे, एक वेक्टर इस साइड एक वेक्टर इस साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। देखिए जैसे कि ऊपर वाला वेक्टर दिया ए और यहाँ पे आ गया -a, इस तरीके से ये हमारा नेगेटिव वेक्टर हो गया। और देखिए फिक्स वेक्टर क्या होता है, हैविंग फिक्स इनिशियल पॉइंट। उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है जो वेक्टर का, देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, उसको क्या कहेंगे हम, फिक्स वेक्टर। आगे देखा जाए फ्री वेक्टर, तो इसके क्या होगा, इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा। आगे देखा जाए कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें कि एक ही प्लेन में कई 2 और मोर देन 2 वेक्टर दिए हों, तो उसको क्या कहा जाता है, कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। देखिए जैसे कि एक प्लेन है, इसमें ये इधर भी वेक्टर दिया है, 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 इसमें बहुत सारे, एक ही प्लेन पे बहुत सारे वेक्टर आ जाते हैं, उसी क्या कहा जाता है, कोप्लेनर वेक्टर। आगे देखिए कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, देखिए अगर एक वेक्टर दिया है, इसी के आगे एक और वेक्टर, इसी के आगे एक और वेक्टर,
इसी के आगे एक और वेक्टर, इसको क्या कहेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर। इस तरीके से जो वेक्टर आते हैं उसको क्या कहा जाता है, कोलिनियर वेक्टर। अब आगे देखा जाए तो क्या है, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, देखिए सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि बहुत सारे कहते हैं, हमको कहते हैं वेक्टर दिया है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमको एक वेक्टर ये है, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है, ठीक है। वेक्टर बी है, मान लीजिए ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है। देखिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये सबका क्या होगा, सेम होगा। ये सबका क्या होगा, सेम होगा, सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इनका सेम। अब इसी तरह देखा जाए को टर्माइनस वेक्टर, तो सेम टर्माइनल पॉइंट, इनका जो आखिरी वाला पॉइंट होगा यानी जो लास्ट वाला पॉइंट वो सेम होगा, वो सेम होता है, टर्माइनल पॉइंट इनका सेम होता है को टर्माइनस वेक्टर का। अब देखिए जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर क्या होता है, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखिए इसके पास जीरो मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या कितना होता है, जीरो। कोई भी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। मैग्नीट्यूड का मतलब आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है, वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए इसका यहाँ बता रहा है नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है जीरो और इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो देखिए हम वहाँ यहाँ माइनस करेंगे वेक्टर ए से माइनस वेक्टर ए को, तो क्या आएगा, जीरो, जीरो वेक्टर। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हमको देखना है यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर, उसका एक सबसे बड़ा रोल है हमारे पूरे के पूरे वेक्टर लेक्चर में ही, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो गाइस तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो हम आगे अब हम चलते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। तो देखिए यूनिट वेक्टर होता क्या है, देखिए सबसे उलझा हुआ लोग का सबसे कंसेप्ट होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, देखिए इट इज अ वेक्टर which has unit magnitude and has direction in a given direction। तो ये एक तरह का वेक्टर होता है जिसमें कि यूनिट मैग्नीट्यूड दिया रहता है। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब कि एक दिया रहता है स्पेसिफिक, यानी कि उसका एक यूनिट देगा, किसी वेक्टर का एक यूनिट दे देगा। उसी यूनिट से हमको क्या करना रहेगा, उसका डायरेक्शन, उसी यूनिट से हमारा डायरेक्शन भी निकल जाएगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। तो देखिए किस तरीके से दिया रहेगा, पहले इसको हम देख लेते हैं, डिनोटेड बाय साइन कैप और हैट। देखिए इस साइन से हमको डिनोट किया जाता है, किसी भी यूनिट वेक्टर को कैप साइन से डिनोट किया जाता है। अब देखिए ये जैसे कि जहाँ लिखा हुआ है क्या, ए कैप और यहाँ क्या लिखा है, ए बी कैप, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए ए यूनिट वेक्टर ऑलवेज इंडिकेट डायरेक्शन। जो यूनिट वेक्टर होता है ये हमेशा क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो गाइस तो देखिए हमको यूनिट वेक्टर का जरूरत क्या पड़ा। अब देखिए अगर हम ये अगर समझ लेंगे तो हमको ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद से आप उसको समझिएगा। देखिए जैसे कि हमको यहाँ दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हमको इसमें क्या दिया है, हमको यूनिट क्या रहना, हमको यूनिट मैग्नीट्यूड, हमको क्या, विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज डायरेक्शन, ठीक है। देखिए ये यूनिट दे दिया है हमको, यहाँ पे हमको आते आते एक्स एक्सिस की तरफ हमको क्या दे दिया, आई कैप हमको एक क्या दे दिया, इतना एक यूनिट, आई कैप एक यूनिट बन गया है यहाँ पे। उसके बाद से जे कैप एक यूनिट बन गया है और के कैप एक यूनिट बन गया है। अब देखिए ये तो यूनिट है और इसका साथ में कैप लग जा रहा है, तो इसका एक डायरेक्शन भी मिल जा रहा है हमको। किसकी तरफ जाएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। यहाँ हम किसकी तरफ जाएंगे, वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। हम यहाँ किधर जाएंगे, जेड की तरफ जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये 3D एंगल बन जाएगा, जिधर भी चाहें उधर जाएंगे। एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो कितना जाएंगे, हम आई कैप जाएंगे, और वाई की तरफ जाएंगे तो हम कितना जाएंगे, जे कैप तक जाएंगे, और जेड में जाना हो तो हम कितना जाएंगे, के तक जाएंगे, के कैप तक जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक यूनिट दे दिया है और साथ साथ हमको एक डायरेक्शन भी दे दिया है। इसलिए हमको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर को क्या कहा जाता है, यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज डायरेक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन। तो गाइस तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसके साथ फॉर्मूला भी दे दिया हमको। देखिए वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, एक ए और ऊपर लगाते हैं एक एरो, इसको क्या कहता है, वेक्टर ए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था, यहाँ एक मॉड लगा के
और उसके बाद से वेक्टर ए लिखा जाता है बीच में, तो इसको क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन को किससे कहा जाता है, डिनोट। अभी मैंने आपको बताया कोई भी डायरेक्शन जाएगा तो वहां पे ऊपर कैप लग जाएगा बस। तो इस तरीके से हमारा ए कैप आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए वेक्टर के इक्वल में क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा वेक्टर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा है वेक्टर और ये हमारा है मैग्नीट्यूड और ये हमारा है डायरेक्शन। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए और ए कैप, ठीक है। इस तरीके से हमारा बन जाएगा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। तो गाइस इस तरीके से हमारा यूनिट वेक्टर खत्म होता है। तो गाइस तो अब हम आगे चलेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। देखिए गाइस मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, देखिए मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर ऑलवेज गिवन बाय, देखिए दो बार बाय आएगा, एक ही बार होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए जो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर होता है ये हमेशा कहाँ से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है, जिसका क्या कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने पढ़ रखा है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी तरीके से देखिए ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसके जो भी आएंगे वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू होगा अगर तो उसको हम क्या करेंगे, मॉड में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ 5 लिख रहे हैं, -5, इसको अगर हम मॉड में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है। इस तरीके से ये मॉड्यूलस का ये किसकी तो वजह से होता है, ये सिर्फ मॉड्यूलस की वजह से ही ऐसा हो जाता है। तो ये हमेशा के हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता है। तो देखिए इसी तरीके से अगर हमको निकालना हो ओपी वेक्टर, ओपी का मॉड्यूलस निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कोई एक पॉइंट दिया है, ये हमारा ओ पी, तो देखिए पी पॉइंट दिया है 3 4, ठीक है। तो यहाँ हमारा 4 और ये हमारा 3, एक्सिस की तरफ 3 और वाई एक्सिस की तरफ हमारा 4। तो देखिए इसका हम मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने भी बताया कि आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये नहीं बताया मैंने। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब ओपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसी तरीके से होगा गाइस। तो देखिए इसके बाद से हम क्या करेंगे, ओपी इज इक्वल टू देखिए 16 प्लस 3 का स्क्वायर रूट 9। अब ये हमारा हो जाएगा ओपी इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होगा, 25, ठीक है, √25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ओपी का, और कहते हैं √25 का, तो क्या होगा हमारा 5 होगा। तो आप देखिएगा तो देखिए ये हमें ये तो पॉजिटिव आया ही है, लेकिन हम इसको मॉड में करेंगे, हमको इसको मॉड में करना है क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो हम इसको किस में करेंगे, मॉड में। तो मॉड में करेंगे तो इसके साथ एक वेक्टर भी लग जाएगा, और तो इसके क्या आ जाएगा 5। तो अब मॉड में करेंगे तभी पॉजिटिव आना है, अगर नेगेटिव होता तभी भी पॉजिटिव हो जाता, इसलिए हमको इसको पॉजिटिव करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा पहले से ही पॉजिटिव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो इस तरीके से वेक्टर ओपी का मॉड कितना आया है हमारा 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5। इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया। इसको हम यहाँ थर्ड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गया 5। इस तरीके से हम लिख सकते हैं गाइस। तो ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर खत्म हो गया। अब हम आगे चलेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। उसमें हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, वर्टिकल शिफ्टिंग, ये दोनों के दोनों देखेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो देखिए पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, तो ये कितने तरीके के होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि देखिए जब भी कोई वेक्टर पैरेलली दिया होगा उसको हम शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उसके ना रेजिस्टेंस में जो उसका आने वाला होगा आंसर, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यही होता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ये कितने तरीके का होता है, ये होता है 2 तरीके का।
एक होता है हमारा हॉरिजेंटल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर और एक होता है हमारा वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो हम पहले देखेंगे हॉरिजेंटल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो देखिए हॉरिजेंटली यहाँ पे दिया एक वेक्टर दिया है ए, हमारा एक वेक्टर दिया है ए, ठीक है, तो एक वेक्टर दिया है बी। तो इसको हम चाहे अगर हम इधर करना तो इसको कैसे करेंगे, हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको हम उठा के इधर कर देंगे, ये हमारा ओल्ड वाला है, इधर हम न्यू कर देंगे। यहाँ हमने रीमेक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा इसका, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ तक मान लीजिए दिया है, इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर देंगे और आगे तक कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, देखिए ये हमारा हेड, ये हमारा हेड, यहाँ क्या हो गया टेल और टेल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे नया वाला हो गया, इस तरीके से हमारे यहाँ पे नया बन गया हमारा कहते हैं वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर बी बन गया। इस तरीके से देखा जाए इसमें एंगल में कोई फर्क ही नहीं आएगा, सबसे अच्छी बात ये है इसमें एंगल में फर्क भी नहीं आएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू थीटा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे जब हम शिफ्ट किए तभी भी एंगल कितना हुआ, थीटा ही था, तो इसमें कोई एंगल में कोई फर्क नहीं। ये देखिए ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और इसमें हम देखें तो ये हमारा वर्टिकल, अगर पैरेलल दिया है लेकिन ये किसमें है, वर्टिकली है, लेकिन ये किस तरीके से है, हॉरिजॉन्टली है। तो ये हमारा न्यू का एंगल बनेगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का क्या एंगल बनेगा, थीटा। तो इन एंगल में कोई फर्क नहीं आया, इन दोनों के वेक्टर में भी कोई फर्क नहीं आया, इसलिए हम इसको शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह शिफ्टिंग करके हम वेक्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल लॉ हो गया, पॉलीगन लॉ हो गया, और भी कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ हो गया, इन सब के लॉ में भी हम इस पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करेंगे। आप इसलिए आपको ये मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि हम वहां पे इसका यूज करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ओल्ड वाला दिया है, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय न्यू से। तो यहाँ पैरेलल दिया है, इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा हमारा, थीटा ही बनेगा। और इसका एंगल देखिए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी थीटा है, और यहाँ पे भी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी थीटा ही है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं, बस शिफ्टिंग किया गया है इस तरीके से। इसका आपको असली मतलब तब समझ आएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइस तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं अपना कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, देखिए कंपोजिशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, देखिए द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। नहीं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, जब हम एक या दो से अधिक वेक्टर्स को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं उसको कहा जाता है कंपोजिशन वेक्टर। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। ये हम तीन इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर के अंदर। तो इससे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं रिजल्टेंट। आखिर रिजल्टेंट होता क्या है, देखिए इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। तो देखिए अगर डेफिनेशन से आपको नहीं समझ आया तो इससे समझ के देखिए, ये हमारा डायग्राम है। देखिए अगर हमको एक दिया है वेक्टर ए और एक दिया है वेक्टर बी, देखिए अब इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट से जहां पे भी हमको रिजल्टेंट मिलेगा उसी को क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट। देखिए यहाँ पे हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। मान लीजिए हमको एक रोप दिया है, एक ऊपर खींचना है एक ऊपर, तो ये रोप किधर किस साइड जाएगा, तो देखिए हमने कहा था हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट। हम पैरेलल शिफ्टिंग हम इसके पहले अभी थोड़ा सा पढ़े हैं, इसको देखिए हम किस तरीके से करेंगे। पहले रिजल्टेंट हटा लेंगे, पहले हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। देखिए ये हमारा इस तरीके से दिया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम इस साइड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे ये हमारा बन गया इधर, और ये हमारा बन गया ये। तो अब देखिए अब इसका रिजल्टेंट कहाँ चल जाएगा, सीधे अब हम इसको हटा देंगे। जब यहाँ से यहाँ ये चला गया है तब इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा है वेक्टर बी, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, देखिए अब इसका रिजल्टेंट होगा सीधे सीधे यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ मिल गया रिजल्टेंट। सिर्फ पैरेलल शिफ्टिंग ही करना रहता है हमको, तो हमको इसका रिजल्टेंट मिल गया, ये हमारा रिजल्टेंट है। देखिए इस तरीके से हमको समझ आए। देखिए जब दो वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट होता है उनसे जो भी हमको आंसर मिलता है उसी को क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट कहा जाता है।
तो इसका हम इसको बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे ही, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में, उसमें हमको एकदम अच्छे से ये पढ़ने को मिलेगा। सो गाइस, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ट्रायंगल देखने वाले हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो गाइस, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता क्या है, देखिए यहाँ पे हम दो वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल की तरह ऐड करते हैं दो वेक्टर्स को, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। देखिए यहाँ पे हमने दो साइड्स को, दो वेक्टर को लिया है, वो भी ट्रायंगल के साइड में, यानी दो साइड्स में लिए हैं हम, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसका रिजल्टेंट आर आया है। देखिए हमको यहाँ सिंपल में दिया है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर आपको इसके नोट्स विद डेफिनेशंस के साथ चाहिए तो आपको पीडीएफ लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी के डेफिनेशंस के साथ साथ विद एग्जांपल हर एक चीज का वहां पे डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए रिजल्टेंट क्या आया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल। देखिए गाइस, तो ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है उसको हम देखते हैं। देखिए इन ट्रायंगल देखा जाए ACM बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इन ट्रायंगल ACM, इन इस ट्रायंगल में देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CM का स्क्वायर, यानी CM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब AC क्या है हमारा, R है, हमको पता है हमारा AC क्या है, R है, रिजल्टेंट है, तो R का स्क्वायर और प्लस CM क्या है हमारा, अब B sin थीटा। अब आप बोलेंगे यहाँ B sin थीटा कैसे आ गया, तो गाइस देखिए यहाँ B sin थीटा कुछ इस तरीके से आया है। देखिए अगर हम यहाँ कुछ नहीं लिखे फिलहाल में, ठीक है, तो यहाँ अगर हम कुछ नहीं लिखे तो देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमको क्या निकालना है, P। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए पंडित प्रसाद हर बोले। देखिए हमको परपेंडिकुलर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P/H वाला। ठीक है, तो P/H वाला यूज करना पड़ेगा। तो क्या है हमारा साइन, तो P/H क्या होता है हमारे, साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो हमको पता नहीं है, तो P इज इक्वल टू H हमको पता है, हाइपोटेनस क्या है हमारा B, तो यहाँ आ जाएगा B साइन थीटा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ आ गया B साइन थीटा। तो अब CM के स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, B साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसी तरीके से नीचे भी हम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा B cos थीटा। तो B cos थीटा AB प्लस BM का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा AB, ये हमारा वेक्टर A है AB, और BM क्या है हमारा B cos थीटा, तो A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए R स्क्वायर, तो R स्क्वायर होगा। अब इसको हम इसका स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका A प्लस B का होल स्क्वायर, देखिए A और B cos थीटा, यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला रहेगा। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लेंगे कॉमन। देखिए हमारा A यहाँ आ गया। अब देखिए B, इसमें भी B है B स्क्वायर, इसमें भी B स्क्वायर, इन दोनों का B स्क्वायर में से हमने B स्क्वायर कॉमन कर लिया। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में क्या है 2AB cos थीटा। ओके गाइस, तो आगे देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का हमने स्क्वायर को हटा के अंडर रूट में चेंज कर दिया। तो देखिए A स्क्वायर का A स्क्वायर, B स्क्वायर का B स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, कटेगा नहीं, 1 होगा। तो देखिए फिर प्लस 2AB cos थीटा, यहाँ आ गया प्लस 2AB cos थीटा आ गया। इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट कैसे आता है ये हमको पता चलेगा। जो कहते हैं मैग्नीट्यूड होता है उसका रिजल्टेंट किस तरीके से आता है, इस फॉर्मूला से आता है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी वेक्टर का ट्रायंगल जो भी दिया रहेगा, ट्रायंगल के जैसा जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसका आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं।
इस फॉर्मूला से। हम देखने वाले हैं हमारा पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहते हैं, अभी तक हम थोड़ा देर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में हम पढ़ रहे थे कौन सा, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग और वर्टिकल शिफ्टिंग। बस उसी को हमको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखिए जैसे कि हमको यहाँ पे रिजल्ट एक हमको वेक्टर दिया है बी और एक वेक्टर दिया है हमको ए, ठीक है गाइस। तो हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करने के लिए कहता है। इसको हम उठाएं, यहाँ से हम इसको शिफ्ट किए यहाँ पे, तो यहाँ शिफ्टिंग कर दिए, तो ये हमारा हो गया वेक्टर बी, ठीक है। तो अब देखिए एक रस्सी इधर खींच रही है, एक रस्सी ऊपर खींच रही है, तो इसको अगर हम दोनों ओर से खींचेंगे तो ये कहाँ आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बीच में मिलेगा हमको रिजल्टेंट। इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट बीच में आ जाता है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ में इसी को बताना रहता है कि रिजल्टेंट कहाँ पे आता है और किस तरीके से जो क्या कहते हैं वेक्टर होता है ये शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आगे देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन यहाँ की बहुत सारे जो वेक्टर होते हैं, यानी बहुत सारे जो वेक्टर होंगे ये आपस में जुड़ के कंबाइन होके एक कहते हैं एक रिजल्टेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वेक्टर ए वेक्टर बी सी डी ई, ये 5 वेक्टर दिए हैं, ये आपस में मिलके एक रिजल्टेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनका जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, देखिए रिजल्टेंट तो क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी सी डी ई, तो इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा। अभी हमने पढ़ा था रिजल्टेंट का एक डेफिनेशन हम पढ़े थोड़ी देर पहले, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तो यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ में उसी को यहाँ पे प्रूफ किया गया है कि जो रिजल्टेंट है यहाँ सभी वेक्टर्स के इक्वल में आ जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बहुत सारे अगर वेक्टर्स भी दिए हों उनको हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम उसको ऐड ही करेंगे, ठीक है। तो हमको ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ हो गया, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर तो हो गया हमारा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता क्या है, जब किसी वेक्टर में से किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन लॉ। तो हमने एडिशन लॉ में पढ़ा था, जब किसी वेक्टर में एक और वेक्टर को ऐड किया जा रहा था तो वहाँ रिजल्टेंट आ रहा था। और देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल ये भी यहाँ पे हम उसी तरह करेंगे, हम यहाँ एडिशन ही करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस का एडिशन करेंगे। तो उसी तरह सॉल्व उसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा ये होगा। देखिए पहले हम यहाँ समझते हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे उसमें, एडिशन में हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारा एक दिया रह रहा था, ये हमारा मान लीजिए एक वेक्टर ए दिया है, ठीक है गाइस। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया रह रहा था, इसका एंगल हमको दे रहा था थीटा, तो हम इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर दे रहे थे, तो वेक्टर बी हमारा यहाँ आ जा रहा था और फिर हमारा रिजल्टेंट R1 ये आ जा रहा था, ये हमारा रिजल्टेंट आ जाता था। तो अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन में देखें तो देखिए इसका सीधे उल्टा होगा, डेट मीन्स की वेक्टर ए का वेक्टर ए रहेगा और ये जो बी का है ये माइनस बी हो जाएगा। तो इसको अगर हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये हमारा माइनस बी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, ये रिजल्टेंट हमारा ये है। अब देखिए ये हमारा थीटा एंगल बन गया है यहाँ पे, तो ठीक है। अब ये पूरा कितना होता है, 180, तो 180 में से थीटा निकल जाएगा, तो ये हमारा एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब ही होता है 180 में से थीटा निकाल देंगे तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा को क्या कहा जाता है, पाई माइनस थीटा, ये इसका एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंगल ये हो जाएगा और R2 इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इसी को देखिए हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए एडिशन में हम क्या करते थे, R1 इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका मॉड्यूलस कैसे निकालते थे, R1 का मॉड्यूलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा आता था। यहाँ पे देखिए यहाँ कॉस थीटा आता था क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल रहता था। लेकिन अगर हम इसमें देखें R2 इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस माइनस बी, यहाँ माइनस कर देते हैं यहाँ पे अलग लगा के, ताकि हमको पता रहे कि हाँ ये माइनस का बी आया है इसलिए, ठीक है। तो देखिए इसका R2 जो मॉड्यूलस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वेक्टर इसमें से थीटा निकल जाएगा, 180 में से थीटा निकल जाएगा तो क्या होगा, हमको क्या बचेगा,
पाई माइनस थीटा ही बचेगा। अगर आपको ये पाई माइनस थीटा का थोड़ा कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स का हमारा लेक्चर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। तो गाइस तो इस तरीके से हमारा ये भी हो जाएगा। ये बिल्कुल एडिशन लॉ की तरह है, बस उसका हल्का सा उल्टा है। यहाँ एंगल की सिर्फ चेंजेस दिया गया है, बाकी सब सेम है। तो गाइस तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ वेक्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद से हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम देख रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखिए अगर कोई बहुत सारे वेक्टर को हम कंबाइन किए हैं, उसको हम अगर हम तोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन को भी वही देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ splitting a vector into two or more vector such that their combined effect is same as that of given vector। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए अगर एक वेक्टर है उसमें से स्प्लिट किया जा रहा है दो या दो से ज्यादा वेक्टर, तो उसको क्या कहा जाता है, उसके कंबाइंड इफेक्ट को क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। तो ये हमको समझ आ गया। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को अगर हम बहुत सारे दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में तोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो देखिए द स्प्लिटेड वेक्टर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जो भी स्प्लिट हुए हैं यानी कि जो एक वेक्टर में से बहुत सारे जो वेक्टर को तोड़ा गया है उसी को क्या कहा जाता है, कंपोनेंट। यानी कि अलग अलग जो एक से बहुत ज्यादा बने हैं उसको क्या कहा जाएगा, एक एक कंपोनेंट। जैसे कि एक वेक्टर है, इसको हम तोड़ दिए, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है। इसी तरीके से ये अलग अलग कंपोनेंट है वेक्टर्स के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम आ गए तीसरा, ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर। अब आप सोचेंगे इसमें यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रेड ये क्या है, ये कहाँ से आ गया। तो गाइस तो ऑर्थोगोनल ट्रेड और कुछ नहीं, वो हमारा डायरेक्शन ही है, आई कैप जे कैप के कैप, जो हमने यूनिट वेक्टर में पढ़ रखा है। देखिए ऑफ यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर। देखिए क्या है, आई जे के कैप आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ ए वाई यूनिट वेक्टर और ए एक्स यूनिट वेक्टर, क्योंकि ए वाई और ए एक्स दोनों यहाँ पे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑर्थोगोनल को ही क्या कहा जाता है, ऑर्थोनॉर्मल कहा जाता है। इसको क्या कहता है, नॉर्मल भी कहा जाता है और परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। तो अगर ये अलग अलग टर्म्स कहीं भी यूज हो तो आपको मस्ट हो कि आपको ये इसका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब देखिए ये आई कैप है हमारा एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप है हमारा वाई एक्सिस की तरफ, और के कैप है हमारा जेड एक्सिस की तरफ। तो जेड एक्सिस ये आपको दिख रहा है इस साइड है, लेकिन ये होता असल में बाहर साइड में है, मतलब कि ये बोर्ड के बाहर होगा। मान लीजिए कोई एक दिया है हमारा प्लेन पे दिया है एक एक्स इधर वाई इधर, तो हमारा जो जेड होगा ना वो एकदम बाहर आएगा, यानी बोर्ड के बाहर। ठीक है, तो बोर्ड के बाहर तो हम लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम सीधे इसको इधर बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3D एंगल होते हैं, ये 3D शेप बनाता है यहाँ पे। तो देखिए अब देखिए हमको पढ़ना कंपोनेंट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ये है कि यहाँ पे जो अलग अलग है, ये यहाँ पे किस तरीके से x का आई कैप से कैसे रिलेशन है और y का j कैप से कैसे रिलेशन है, ये हम यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर दिया है a। ठीक है, तो देखिए इसको हमने निकाल चुके, हमको पता ही कैसे निकाल जाता है, a sin थीटा इसका आएगा परपेंडिकुलर, और ये a cos थीटा आएगा इसका बेस। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने ax और इसको मान लिया हमने ay। ठीक है, ay और ax मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए हमने वेक्टर a को लिख सकते हैं ना, ax और किसकी तरफ, आई कैप की तरफ, क्योंकि ये कौन सा वाला है, ये क्या शो करता है, अभी हमने बताया ना ये हमको क्या शो करता है, आई कैप। तो हम आई कैप की तरफ जाएंगे प्लस ay यानी कि ऊपर, यानी कि ये कहाँ जाएगा, जे कैप की तरफ। देखिए यहाँ जे कैप लिखा है, ये कहाँ जाएगा, जे कैप की तरफ। उसके बाद से देखिए वेक्टर a, ax की वैल्यू क्या दी हमारी, ax की वैल्यू हमारी दी है a cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे a cos थीटा आई कैप प्लस, फिर कहते हैं ay की वैल्यू हमको क्या दी है, a sin थीटा, तो a sin थीटा जे कैप। इस तरीके से हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि जो ax की वैल्यू है और ay की वैल्यू है किस तरीके से यहाँ कंपोनेंट में आ जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है।
एक वेक्टर है और यहाँ पे ax और ay में यहाँ आके अलग अलग हो गया है, जो कि आई कैप और जे कैप ने आके इनको आके स्प्लिट कर दिया है। तो गाइस तो आप इसको समझ सकते हैं। अब ये हमारा खत्म हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन इसी क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। प्रोडक्ट उसी कहा जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखा जाए तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो तरह के होते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या फर्क है? यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? यहाँ स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पे हम अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमको दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट और इसलिए इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है और इसको वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को एक एक करके अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइस तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ें। तो अब हम देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए अभी हमने उसका सिंपल डेफिनेशन तो अभी हमने देखा, लेकिन देखिए लॉन्ग कट में डेफिनेशन कैसा होता है? देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल। देखिए दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, उनके जो बीच का जो एंगल कोसाइन जो एंगल है उनके बीच का, उसको साथ में लेके तब जाके क्या कहा जाता है? वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। देखिए वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इस तरीके से होगा। अब देखिए इसको हम एग्जांपल लेके समझे। देखिए वर्क इज इक्वल टू, वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है गाइस। तो देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, कहते हैं फोर्स क्या है? वेक्टर, ये भी वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्क आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आ गया। ये हमारा एंगल है, ये हमारा कोसाइन एंगल है। देखिए यहाँ कोसाइन लिखा है ना, इसलिए सिर्फ यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे ऐड हुआ है, इसलिए। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए ये ए डॉट बी लिखा है ना गाइस, तो इसको हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है। और देखिए ए डॉट ब्रैकेट के अंदर लिखा है बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी। इसको हम क्या करेंगे? ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट डी। इस तरीके से ये दोनों हमारे फॉर्मूलाज तैयार हो गए। अब देखिए हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में हम देखें तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? आई कैप इंटू आई कैप। ठीक है, आई कैप तो इसको हम अगर करेंगे किसमें? टू वेक्टर्स एंड कोसाइन वाले में। देखिए आई इंटू आई और कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए आई का 1 आएगा और कॉस थीटा का भी, कॉस 0 डिग्री का भी 1 वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आ गया आंसर 1। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 आएगा और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू जे। अब देखिए आई इंटू जे, ये देखिए ये हमारा आई है, आई कैप, ये हमारा है जे कैप। ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री नहीं होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो 0 से अगर किसी चीज में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये 0 और जे के करेंगे तो जे और के, इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना होगा? हमारा 90 डिग्री ही होगा। और इन दोनों के उसके बाद से देखें तो के और आई, तो के और आई के बीच का एंगल देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो जहां जहां 90 डिग्री होगा वहां पे कितना आएगा? 0। इस तरीके से हमारा डॉट प्रोडक्ट का खत्म होता है। डॉट प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया गाइस। तो अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ गाइस। तो आप इसको, अब हम देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल हमको पता है, ए क्रॉस बी, तो क्या होगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन दिया है हमको साथ में। एन कैप का मतलब क्या होता है? हमको साथ में डायरेक्शन दिया है, क्योंकि क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए एन कैप डायरेक्शन दिया है, इसका मतलब कि
ये साइन थीटा है। और कहते हैं इसी को अगर हम देखें ए प्लस ए क्रॉस बी को अगर हम देखें बी क्रॉस ए, यानी इसका अगर उल्टा देखें तो हमको यहाँ पे कुछ और नहीं दिया है, यहाँ पे हमको इनटू द पेज, डेट मीन्स कि हमको यहाँ 3D में दिया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए क्रॉस बी, यहाँ दिया बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे हम करेंगे तो आउट ऑफ द पेपर आएगा। देखिए इसको हम राइट हैंड थंब रूल एक होता है, इसको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से हम पढ़ते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ द पेपर और इनटू द पेपर क्या होता है, इनटू द पेपर और आउट द पेपर ये क्या होता है। तो ये हमको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। फिलहाल तो हम ये फॉर्मूला को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ए क्रॉस बी यही कहता है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप को क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया। इसके आगे देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, टॉर्क, टॉर्क यानी कि टाउ इज इक्वल टू पोजीशन इनटू फोर्स। आर हमारा पोजीशन है, एफ हमारा फोर्स है, तो पोजीशन इनटू फोर्स। ठीक है गाइस, इस तरीके से अब ये हमको कम्यूलेटिव लॉ, ये हमको क्या दिया है, कम्यूलेटिव लॉ दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द पेपर आता है और ये इनटू द पेपर जाता है, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये इक्वल नहीं होगा। अब देखिए ए क्रॉस बी तो किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस डी के इक्वल क्या होगा। देखिए ए को पहले हम बी से मल्टी क्रॉस करेंगे, फिर ए को हम सी से क्रॉस करेंगे, फिर हम ए को डी से क्रॉस करेंगे। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। तो गाइस देखिए अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट। अब देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा है जेड। ठीक है, तो इनको तीन 3D स्ट्रक्चर में इसको घुमाया जाता है। तो देखिए आई कैप जे कैप के कैप आर नोन एज द ऑर्थोगोनल यूनिट ऑफ वेक्टर, ये हमको पहले पता है, हम पहले जान चुके हैं। देखिए इनके जो प्रोडक्ट हैं ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट, इसको हम किस तरह के जानते हैं, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट से जानेंगे और एक बाय ट्रिक जानेंगे। ट्रिक से भी जान लेंगे और कंसेप्ट से भी जानेंगे। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है कि रोटेट राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए हमको कोई एक वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ये दिया है और एक वेक्टर ये दिया है। ठीक है, तो देखिए हमको एक वेक्टर दिया है, तो देखिए क्या बोल रहा है, रोटेट हैंड फ्रॉम ए टू बी, रोटेट राइट हैंड। देखिए ये हमारा राइट हैंड है, हम इसको रोटेट करेंगे जिधर को बी है, यानी कि ए से बी की तरफ। हमारा ये मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। ठीक है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो देखिए बी की तरफ हमने रोटेट किया तो हमारा कहाँ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो प्लेन के बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, बस ये इसमें भी यही कह रहा था, आउट ऑफ द पेपर और यहाँ इनटू द पेपर। इसका कहने का मतलब भी यही है। अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ये यहाँ पे आउट ऑफ द पेपर यानी पेपर के प्लेन के बाहर आएगा, और अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो इनटू द पेपर, यानी कि यहाँ पे अगर रख रहे हैं तो ये हमारा अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि इनटू द पेज, यानी इनटू द प्लेन के अंदर। तो इस तरीके से हमारा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी भी काम करता है। वैसे तो कंसेप्चुअल तो हमने देख लिया, राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी, देन थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन। तो हमारा जो थंब है, थंब जिस साइड को जाएगा उसी साइड को हमारा डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का। ठीक है, तो अब देखिए हम ट्रिक से कैसे समझ सकते हैं, तो ट्रिक से देख लीजिए। देखिए ये पहले पॉजिटिव के लिए है और ये नेगेटिव के लिए अलग से। देखिए पॉजिटिव के लिए क्या है, देखिए आई जे, यानी आई क्रॉस जे, तो क्या होगा, के होगा। ये है सिंपल तरीका। अब देखिए आई जे का क्या आगे के, तब जे के का क्या आएगा, जे क्रॉस के, तो क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, बहुत सही। अब देखिए के क्रॉस आई का क्या आएगा, के क्रॉस आई।
आई का देखिए क्या आएगा, जे आएगा, तब ये सब के सब पॉजिटिव आएंगे। अब देखा जाए हम नेगेटिव के लिए देखें, तो नेगेटिव के लिए देखिए हम करेंगे अगर आई क्रॉस जे, यानी कि आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा के। ठीक है, अगर हम जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के कैप, तो हमारा क्या आएगा, जे कैप क्रॉस के कैप, तो हमारा आएगा आई कैप, माइनस आई कैप के इक्वल आएगा। अब देखिए के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, तो किसके इक्वल आएगा, जे के इक्वल आएगा, माइनस जे के इक्वल। देखिए बस इन दोनों को मिलाएंगे तो तीसरा आ जाएगा, फिर अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये तीसरा आ जाएगा, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये तीसरा आ जाएगा। इसी तरीके से ये वर्क करता है। ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप चाहें तो इसको आप याद कर सकते हैं और राउंड बना के आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत आसान है। तो गाइस, तो इस तरीके से हमारा वेक्टर का पूरा लेक्चर खत्म होता है। तो गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को, और कमेंट भी करिएगा जरूर। तो गाइस, तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, तो थैंक यू।